एवरीवन, स्टूडेंट नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ एनवीएस का, आप लोगों ने मुझे अपने क्वेश्चन सीट भेजे हैं। अपने जो भी आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया है तो उसको मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं और आंसर से मैच नहीं कर रहा है, मैं उसको आपको डिटेल में बताती हूँ। और क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हैं जो अगर आपका ये आंसर शीट इफ़ दिस इज़ वैलिड तो उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो दैट आई विल डिस्कस विद यू। और स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव and my mobile number is 8439066995. You can message me on this number and my app is Shipranomics. जिस नाम से मेरा चैनल है उस नाम से मेरा ऐप भी है। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं। एनवीएस का ये जो पहला सवाल है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र कैसी होती है। तो देखो, गिफिन वस्तु जो होती है वो पहले से ही इन्फीरियर गुड होती है ना, जो पहले से ही इन्फीरियर गुड है। तो जैसे ही हमारी इनकम घटती है तो हम इसकी डिमांड और घटा देते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना। गिफिन वस्तु में जो प्राइस है और डिमांड है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसकी अगर प्राइस घटती है तो हम इसको और भी घटा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की ओर, दाईं ओर झुकी हुई। मैं इसका इंग्लिश वर्जन देखूंगी स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी में जैसे लिखा हुआ वैसे ही दोनों भाषाओं में ये सवाल है। तो इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। तो हमारा जवाब होगा नंबर 1, ऊपर की ओर, दाईं ओर झुकी हुई। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइनेंशियल इंक्लूजन 365 इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। ये असर्शन सही है। इसका रीजन दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट टू मासेस। एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, सैलरीज एंड पेंशन पेड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड। देखो, यहां पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, विच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, है ना, जो बार बार नहीं होता। सैलरी तो सरकार हर बार देती है, पेंशन भी देती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज रेकरिंग इन नेचर, जो खर्चे सरकार बार बार करती है। प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, मतलब विभिन्न योजनाओं पर जो व्यय करती है, जैसे कृषि पर खर्च, सिंचाई पर खर्च, ऊर्जा पर खर्च, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी। तो ये सारे प्लान एक्सपेंडिचर पर आ जाएंगे। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो ये खुद ही पता चल रहा है आपको, डेवलपमेंट पे व्यय। तो यहाँ पर सैलरी और पेंशन ऐसी चीज़ है जो सरकार बार बार देती है, दैट इज रेकरिंग इन नेचर, है ना, ऐसा खर्च जो बार बार हो रहा है। तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। मैं नहीं कह रही कि आप क्लेम करो, लेकिन आप इसको लॉजिकली अगर देखें तो सरकार द्वारा जो वेतन और पेंशन दिया जाता है वो बार बार दिया जाता है, तो रेकरिंग इन नेचर है, तो राजस्व व्यय होगा। योजनागत व्यय तो वो होता है जो कि प्लान्स पर खर्च किया जाता है, एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन प्लान पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 378, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक वस्तु की मांग और कीमत का जो कोरिलेशन है -0.7 है, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना था, 0.07 को 0.07 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो आंसर आता आपका 4। इसको आपने लिखा है नॉट अटेम्प्टेड, बट ये बहुत ही सिंपल सा था। If the demand for money is perfectly interest inelastic, the LM curve will be। देखो,
यहाँ पर 375 में जो है LM कर्व वर्टिकल होगा, खड़ी रेखा या अनुलंब होगी, क्योंकि डिमांड फॉर मनी को बता रहा है कि वो परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, देन LM कर्व विल बी वर्टिकल लाइन। Question number 351. Which among the following phrases generally denotes national income, net national product at factor cost? यहाँ पर ऑप्शन 1 ही दिया है। इसके बाद है स्टूडेंट 343। देखिए 343 में क्या कह रहा है, स्किप हो गया था ये। यदि अवमूल्यन सफल है होना है तो मार्शल लर्नर शर्त पूरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अवमूल्यन निर्यात को महंगा बनाता है। यहाँ पर रीजन से पकड़िए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। डिवैल्यूएशन जब हम करते हैं, रुपये के मूल्य को हम कम करते हैं जानबूझ करके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, है ना। व्हेन वी लोअर द वैल्यू ऑफ करेंसी और लोअर द वैल्यू ऑफ रुपी इंटेंशनली, this is called devaluation, and when it is done by demand and supply interaction it is called depreciation। तो जानबूझ करके हम इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो ये डिवैल्यूएशन हुआ। डिवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमारी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो लोग हमारी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो सस्ता होगा। लेकिन अगर हम कुछ खरीदना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इम्पोर्ट तो महंगा होगा। तो रीज़न बिल्कुल भी गलत दिया है ना। तो यहाँ पर आपको 343 में ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द वेज गुड मॉडल? वेज गुड मॉडल किसका दिया हुआ था? ये तो बहुत ईजी था, CN वकील एवं ब्रह्मानंदा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर 2 महालनोबिस। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत नहीं दिया जा सकता, है ना। सभी को पता है वकील एवं ब्रह्मानंद का मॉडल है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 359 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? वित्तीय सुधार जो है उससे संबंधित क्या है? तो स्टूडेंट देखो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज द स्टेप टेकन टू चेंज बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? इट इज अ स्टेप टेकन टू चेंज बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट डेट मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पर जो ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला बैंकिंग सेक्टर, ये भी सही है, रिफॉर्म मेनली रिलेट टू द बैंकिंग सेक्टर। दूसरा है रिफॉर्म मेनली रिलेट टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। वित्तीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधार और विदेशी मुद्रा से संबंधित सुधार। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज आयरन लॉ ऑफ वेजेस इज रिलेटेड टू। आयरन लॉ ऑफ वेज क्या कहता है कि एक टाइम आएगा, ये दिया हुआ था आपको फर्डिनेंड लाज़ाले के द्वारा। मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज आई वुड लाइक टू राइट द नेम, आप इसको लिख लीजिएगा। ये डेवलप किया हुआ था फर्डिनेंड लाज़ाले के द्वारा। उनका कहना था कि जो वेज रेट होती है लॉन्ग रन में, जो वेज रेट होती है ऑलवेज टेंड इन द लॉन्ग रन टुवर्ड्स सबसिस्टेंस वेज, है ना। शुरुआत में वेज ठीक ठाक मिलती है, जैसे जैसे दीर्घकाल आना शुरू करता है जो वेज रेट होती है वो सबसिस्टेंस वेज रेट के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर नंबर 4 जो है निर्वाह मजदूरी सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर। जनरली ये सवाल बहुत कम ही पूछा गया है। 362
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टूडेंट, अगली बार अगर आप लोग मुझे पीडीएफ भेजते हो तो प्लीज़ पीपीटी भेज दो, सो दैट आई कैन डू कॉनोटेशंस, अदरवाइज यहाँ पर पीडीएफ में लिखना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 316, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? पूर्ति की लोच को कौन कौन निर्धारित करता है? तो देखो, पूर्ति की लोच को निर्धारित करने में पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है टाइम फैक्टर, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टाइम फैक्टर एंड फैक्टर मोबिलिटी, उसके साथ साथ रिस्क टेकिंग, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी मायने रखता है। तो यहाँ पर देखो, नेचर ऑफ कमोडिटी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, नेचर ऑफ कमोडिटी भी है, टाइम पीरियड भी है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज नॉट द वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच का निर्धारण वस्तु के उत्पादन में अतिरिक्त इकाई की लागत, वस्तु की प्रकृति, समय अवधि, इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया, एक्सपेक्टेशन, रिस्क, है ना, रिस्क कितना लेते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अलावा फैक्टर की मोबिलिटी क्या है, ये सब डिटर्मिनेंट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 4। The locus of Pareto optimality in production and consumption is given by utility possibility curve. इसके बाद है स्टूडेंट 3, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद द सेट ऑफ फॉलोइंग मार्केट। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन खासकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार में होता है ना, ओलिगोपोली में होता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन। देखो, 3 रेंज हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। सबसे पहला तो वर्टिकल, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज पढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, अनुलंब हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन, तो ड्यूरिंग डिप्रेशन इट वाज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 373, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये सवाल आरपीएससी में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले देखो, कीन्स का कंजम्पशन हाइपोथेसिस आया था, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इन 1936, देन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949, देन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा ACDB, नंबर 3। इसके बाद आ रहा है 333 शायद, ये तो इजी वाले हैं स्टूडेंट। मैं 333 को डिस्कस करूं। 333 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज। तो ये भी इजी है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तो पोजिशनल नहीं है ना। पोजिशनल कौन है, मीडियन। तो इसमें जवाब है 4, आंसर नॉट अटेम्प्टेड। 355, उदासीनता वक्र तकनीक की सहायता से उपभोक्ता के अधिशेष को किसने मापा। तो ये भी इजी है, J.R. हिक्स। 352, कीन्स के अनुसार ब्याज क्या है। तो तरलता वरीयता के लिए किया जाने वाला भुगतान, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है इनका। तो इसमें होगा 2, ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। This was question number 352. यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है तो कीमत की वृद्धि से उपभोक्ता के उस वस्तु पर कुल व्यय क्या होगा। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मांग बेलोचदार है, इसका मतलब मांग की जो रेखा है वो वाई एक्सिस के समानांतर होगी, अनुलंब होगी, है ना, वर्टिकल लाइन होगी।
कीमत में वृद्धि कैसे करेगा? कीमत में वृद्धि कैसे किया जाएगा? सप्लाई घटा करके ही किया जाएगा, क्योंकि सप्लाई की लाइन को आगे तो बढ़ा नहीं सकते, कीमत गिर जाएगी। ठीक है, तो कीमत में वृद्धि किया जाएगा तो कुल व्यय क्या होगा? तो कुल व्यय का जो मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो कुल व्यय जो इसमें है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। 371 इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन। मैं हमेशा बताती रहती हूँ जब भी मैं पढ़ाती हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, सेकेंड में इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया, है ना, थर्ड में दोनों पर ध्यान दिया गया, और उसके बाद क्या आया? रोलिंग प्लान आया। तो इट वाज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 312, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एवरेज प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है? जब वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है ना। एवरेज प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब वो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट। नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है आपका आंसर नंबर 1, बट इट इज नंबर 3। 364 डिवेंचर क्या है? डिवेंचर स्टूडेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड डिवेंचर। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, थोड़े से और क्वेश्चन मैं अगली बार कराऊंगी। एंड क्वेश्चन का जो आंसर की है थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं, लेकिन जो आंसर्स मैं बता रही हूँ उस आंसर्स को आप भी एक बार वेरीफाई कर लेना, है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आज के लिए